बहुत पुरानी कहावत है, आपदा में अवसर की तलाश करना। दरअसल अभी जो हल्द्वानी में उपद्रव हुआ, इसमें कई लोगों की जान गई, कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। पूरे देश ने इस उपद्रव को देखा। इसी उपद्रव के बीच एक पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी के आशिक को एक प्लानिंग के तहत पत्नी से बुलवाकर 3 गोलियां मारकर मौत के घाट उतारकर रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया। और बाकायदा ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये दंगों का शिकार हुआ है। जो उपद्रव है जिसमें और कई लोगों की जान गई थी, उसमें भी इस व्यक्ति की भी उसी प्रकार दंगों में जान जाने जो दिखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन कहते हैं, क्राइम करने वाला, कानून को हाथ में लेने वाला जो क्रिमिनल है, अपराधी है, कितनी भी चालाकी से, होशियारी से वारदात को अंजाम दे, लेकिन यदि कानून ईमानदारी मेहनत से काम करता है तो अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच ही जाता है। दरअसल यहां भी ऐसा ही हुआ। पूरे देश ने देखा हल्द्वानी में किस तरह उपद्रव हुए। कई लोगों की जान भी गई, सैकड़ों गाड़ियां जली, क्षतिग्रस्त हुई। इसी हल्द्वानी उपद्रव के बीच एक पुलिसकर्मी ने, जिसकी ड्यूटी इन उपद्रव के बीच हल्द्वानी में लगी थी, उपद्रव को शांत करने के लिए जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी, उसने अपनी पत्नी के पूर्व प्रेमी को, जो पत्नी को बाकायदा उसके आपत्तिजनक वीडियोस के सहारे, फोटोज के सहारे ब्लैकमेल कर रहा था, पैसों की डिमांड कर रहा था, उसको पत्नी से ही प्लानिंग के तहत फोन करके हल्द्वानी बुलाया और अपने सगे साले यानी पत्नी के भाई के साथ मिलकर 3 गोलियां मारकर इंदिरा नगर इलाके में रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया। उसके बाद जब लोगों की नज़र वहां पड़ी, पुलिस को इत्तला हुई, पुलिस पहुंची, पुलिस ने देखा तो बाकायदा उस वक्त हल्द्वानी इस उपद्रव की आग में झुलस रहा था। तो सीधे तौर पर यही कहा गया कि ये उपद्रव का नतीजा है, किसी उपद्रवी की गोली इस व्यक्ति को लगी है। सबसे पहले उनका जो पहचान करने की कोशिश की गई तो उनके पास एक फ़ोन मिलता है और एक आधार कार्ड मिलता है। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं इनकी जो है हत्या उपद्रव में ही की गई है, क्योंकि यदि किसी ने लूटने के उद्देश्य से हत्या की थी तो इनका फ़ोन वगैरह इनके पास नहीं होता। लिहाजा पुलिस ने फौरन सबका पंचनामा भरा, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब तक पुलिस यही मान रही थी कि ये व्यक्ति जो है दंगों का शिकार हुआ है, उपद्रवियों का शिकार हुआ है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, उसमें एक के बाद एक, लगभग एक ही पॉइंट पर 3 गोलियां मारना, उसके बाद तीनों गोलियां बहुत नज़दीक से सटा करके देसी कट्टे से गोलियां मारना, ये जो बात है, ये रिपोर्ट है, इसने पुलिसकर्मी है, डॉक्टर हैं, सबको चौंकाया। ये रिपोर्ट आने के बाद पुलिसकर्मियों को ऐसा लगा कि शायद इस व्यक्ति की हत्या जो है दंगों के दौरान नहीं हुई, क्योंकि दंगों में अमूमन गोली दूर से लगती है, या एक व्यक्ति भागता होता है, एक भाग रहा होता है बचने के लिए, दूसरा मार रहा होता है, तो कोई दूरी होती है। लेकिन यहाँ एक ही जगह पर सटाकर 3 गोलियां मारी गई। ये बात किसी पुलिस अधिकारी के गले नहीं उतरी। फिर ये शक हुआ कि कहीं ना कहीं इसकी हो सकता है किसी ने दंगों के साथ हत्या कर दी हो और दंगों का इल्ज़ाम लगाने के लिए इस तरह से इसको यहाँ डाला हो, दंगों के दौरान हत्या करके फेंक दिया हो और बचने के लिए एक प्लानिंग के तहत ऐसा किया गया हो। इसी उद्देश्य से पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद जब रिपोर्ट देखी तो सारे अधिकारियों को हैरानी हुई। उसके बाद तफ्तीश शुरू हो गई। सबसे पहले इसकी जो CDR है, जो कॉल डिटेल है, वो निकाली गई। तो उसमें एक जो नंबर है, पिछले कई दिनों से उससे बात हो रही थी, कुछ हत्या से कुछ घंटे पहले भी उसी फ़ोन से बाकायदा बात की गई। तो पुलिस ने सोचा कि हो सकता है इस फ़ोन से ही कुछ तहकीकात आगे बढ़े, जांच आगे बढ़े, कुछ क्लू मिले जिससे ये पता लगे कि इस व्यक्ति की हत्या कैसे हुई। और जो व्यक्ति है, मैं आपको बता दूं, इसके जो जेब में आधार कार्ड मिला, उसके हिसाब से इसका जो नाम था प्रकाश सिंह था, और प्रकाश बिहार के आरा जिले का रहने वाला था। मजदूरी या नौकरी के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी आता है। लेकिन चूंकि अब इसकी मृत्यु हो चुकी थी, इसका कहीं से शनाख्त नहीं हो पा रही थी व्यक्ति कहाँ, ये व्यक्ति किसका रिश्तेदार है, किस लिए आया था। इसीलिए पुलिस ने सबसे पहले उस नंबर पर कॉल की। तो उधर से एक महिला की आवाज़ आती है। महिला कहती हैं कि मैं प्रियंका बोल रही हूँ। उसके बाद महिला बाकी पुलिसकर्मी प्रियंका के पास पहुँचते हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं।
उसके बाद जो महिला है काफ़ी देर तक पुलिस को गुमराह करती रहती हैं। पुलिस जानने का प्रयत्न करती है कि आपके फ़ोन पर कुछ देर पहले बात हुई, ये इत्तेफाक तो नहीं है। उसके बाद उस महीने, उसके पिछले महीने लगातार काफ़ी देर तक लगातार उसी नंबर पर प्रियंका की प्रकाश से बात हुई थी। रात को काफ़ी देर तक घंटों बात होती रहती थी। लिहाजा पुलिस को ये भनक लगने में देर न लगी, समझने में देर न लगी कि कहीं ना कहीं प्रियंका और प्रकाश का कोई अभय संबंध हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका शादीशुदा है, उसका पति पुलिस में है, हल्द्वानी पुलिस में है, उत्तराखंड पुलिस में है, और प्रियंका के प्रकाश से लंबी बातें होना, घंटों बातें होना, तो ये कोई आम बात नहीं हो सकती। उसके बाद पुलिस ने अपने तरीके से पूरी छानबीन की। इस जो महिला है इनसे पूछा आपके पति कहाँ है, तो उन्होंने कहा मेरे पति इस वक्त हल्द्वानी में ही ड्यूटी कर रहे हैं। जो उपद्रव हुआ है, बवाल हुआ है, उसमें कंट्रोल करने के लिए उनकी वहाँ नियुक्ति की गई है। उसके बाद पुलिस सीधे इनके पति के पास पहुँचती है, पति से पूछने का प्रयास करती है। कहती है आपकी बीवी से इतने लंबे समय तक एक व्यक्ति कैसे बात कर सकता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। कहने की आपके पत्नी से इस व्यक्ति की कोई जान पहचान जरूर है। अनजान व्यक्ति एक बार, दो बार, तीन बार बात कर सकता है धोखे से, लेकिन लगातार घंटों बातें होना ये कोई आम बात नहीं हो सकती। चूंकि पुलिस में था तो काफी मजबूती से काफी देर तक वो बहानेबाजी करता रहा, लेकिन उसके बाद उसने सीधे तौर पर पुलिस को जो कहानी बताई, वो कहानी दरअसल हैरान कर देने वाली है, हैरत अंगेज है। उसको सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। है आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा जो प्रियंका है ये सुनकर वो समझती है कि हाँ ठीक है, जब इतनी बात कर रहा है हमारा प्रेमी है, तो उनको इत्मीनान हो जाता है कि हाँ मेरी जो तस्वीरें हैं सुरक्षित हैं। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि हाँ इंसान के दिल में ऐसी लालच, शैतान पैदा हो जाता है कि कुछ अनहोनी घटना घट जाती है। प्रकाश ने सोचा कि पुलिसकर्मी की पत्नी है, इसके पास अच्छे पैसे होंगे, प्रॉपर्टी होगी, क्यों ना मैं नौकरी न करूं और चुपचाप बैठे इससे खर्चे लूं, पैसे लूं, अपना काम करूं और मौज मस्ती करूं। इसी इरादे से उसने प्रियंका को धीरे धीरे वो आपत्तिजनक वीडियो उसके फ़ोन पर भेजकर उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। उससे कहा आप मुझे खर्च दें, मुझे इतने पैसे चाहिए, यदि आपने नहीं दिए तो मैं ये सारी जो वीडियो है आपके पति को भेज दूंगा, सब जगह इसको वायरल कर दूंगा, जिससे तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारा घर टूटेगा। लिहाजा जो प्रियंका है उनको डर हुआ, उसको लगा कि मैं जिस व्यक्ति से इतना प्यार करती हूँ, जो व्यक्ति मुझे इतना प्यार करता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन चूंकि अब गलती हो चुकी थी तो दोबारा वो समय दोबारा आना तो मुश्किल है, समय निकल चुका था, वीडियो बन चुकी थी, आपत्तिजनक फोटो उसके कैमरे में कैद थे। लिहाजा शुरुआती दौर पर कुछ पैसे प्रियंका ने जमा किए थे, पैसे उससे पति से चुरा कर उसको देने शुरू किए। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं लालच जो हवस है बढ़ती जाती है। अब प्रकाश को लगा कि और ज़्यादा पैसे लेने चाहिए। अब वो ज़्यादा पैसों की डिमांड करता है जो प्रियंका के पास नहीं थे, चूंकि जो बैंक बैलेंस है, जो अकाउंट है, वो पति के नाम था। जो पति घर पे खर्चे के लिए पैसे देते, उनमें से बचाकर जो बचते वो इसको लगातार दे रही थी। किसी तरह उसकी असमत, उसकी इज्जत न लुटे, न इज्जत बर्बाद ना हो, लोगों को मालूम न चले। लेकिन जो प्रकाश है लगातार इसकी जो हरकतें हैं बढ़ रही थी, लगातार ये पैसे की डिमांड कर रहा था। इससे जो प्रियंका है वो तंग आती है और सीधे तौर पर मजबूर होकर आखिर में अपने पति को बता ही देती है, हिम्मत करती है कि अब शायद पानी उसकी नाक तक आ चुका था, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। तो उसने सोचा कि पति को बताने में ही बेहतरी है, अच्छाई है। लिहाजा शाम को पति जब ड्यूटी करके छुट्टी आते हैं, घर आते हैं, तो पति से रोकर, माफ़ी मांगकर, पैर छूकर सबसे पहले उनको बताती है कि मेरे साथ ये हुआ है, मुझसे ये गलती हुई है, लिहाजा मुझे बचाइए, मेरी गलती को क्षमा करिए। चूँकि पति था, उसको बच्चों की फिक्र थी। जहर का घूंट पीकर, गुस्सा पीकर उसने किसी तरह अपने आप को शांत किया, कंट्रोल किया। उसके बाद उसने कहा ठीक है, थोड़ा सब्र रखो और उससे बिल्कुल मिलना जुलना, फ़ोन कॉल सब कुछ बंद कर दो। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। उसके बाद सीधे 8 फरवरी को हल्द्वानी में जो उपद्रव हुआ, बवाल हुआ, वो आता है। इसी दौरान जो पुलिसकर्मी वीरेंद्र है, प्रियंका का पति, उसके दिमाग में ख्याल आता है, एक अपराध जन्म लेता है। वो सोचता है क्यों ना इसी उपद्रव में अपने जो पत्नी का आशिक है उसको निपटा दूं, गोली मार दूं, तो सारी उम्र के लिए इससे निजात मिल जाएगी। और सीधे तौर पर ये होगा कि दंगों में मारा गया, इसका जो कत्ल का जो इल्ज़ाम है किसी दूसरे समुदाय के ऊपर आएगा, दूसरी कम्युनिटी पर आएगा। दंगों बल्बों का टाइम है, इसीलिए उसने बड़ी होशियारी से पत्नी को फ़ोन किया, कहा तुम फ़ौरन उसको, प्रकाश को पैसे देने के बहाने सितारगंज से
हल्द्वानी बुलाओ, उसको आज ही बुलाओ, क्योंकि इस वक्त काफ़ी बवाल चल रहा है और ऐसे में उसको निपटाना बड़ा आसान होगा। क्योंकि पुलिस में था तो उसको सारे तरीके मालूम थे। इसीलिए पत्नी ने फौरन प्रकाश को फ़ोन किया, कहा मेरे पास पैसों का इंतज़ाम है, कल मेरे पति घर आ जाएंगे, फिर दिक्कत होगी, आज मैं खाली हूँ, फ़ौरन आ जाइए और कहीं बाहर मिलकर हम आपको पैसे दे देंगे। अब इस खुशी में जो प्रकाश है, उन दंगों की डर को, उस भय को भूलकर सीधे हल्द्वानी की ओर फौरन निकल जाता है। एक तय प्लान के मुताबिक जहां बताया गया था वहां पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद ये पहले से ही पति वीरेंद्र, प्रियंका और प्रियंका का भाई, ये तीनों वहां खड़े मिलते हैं। उसके बाद सीधे जो वीरेंद्र है उसका साला है, यानी प्रेम पत्नी का भाई, उसको ये दोनों पकड़कर उसको गाड़ी में बैठाते हैं, सीधे ले जाते हैं रेलवे लाइन की ओर। और वहां जाकर दूर सुनसान इलाके में रात को उसको पास से देशी कट्टे से 3 गोलियां मारकर मौत के घाट उतारते हैं। उसका फ़ोन देखते हैं, फ़ोन लेते हैं, उसमें से जो आपत्तिजनक वीडियो थे, जो जो तस्वीरें थी, सारे डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद फ़ोन शायद उसको वहीं रेलवे लाइन किनारे एक सुनसान जगह पर छोड़कर फेंक कर निकल जाते हैं। और सुबह जब लोग देखते हैं तो ये कहा जाता है कि ये दंगों में इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, दंगों का शिकार हुआ है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसके बाद जो पुलिस है, इसकी जो पति है, प्रियंका का पति है और उनका भाई, उसको दोनों को गिरफ्तार करती है और संबंधित धारा में जेल भेज देती है। लेकिन अभी तक जो पत्नी है, प्रियंका है, वो फरार चल रही है, पुलिस के हाथ नहीं लग सकती है और देर सवेर पुलिस उसको पकड़ ही लेगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि एक पत्नी की गलती के खातिर कैसे अच्छा खासा परिवार तबाह हो जाता है। एक पति जिनकी अच्छी खासी नौकरी थी, सरकारी जॉब पर थे, नौकरी जाएगी, अब जेल में रहना होगा। एक भाई जो अपने परिवार का सहारा था, उसकी भी जेल हो गई। और एक लड़का जो प्रकाश है, हालांकि प्रकाश ने ही इस अपराध की शुरुआत की थी, प्रकाश ने ही इस अपराध के लिए बुनियाद रखी थी, उसने ब्लैकमेलिंग करना शुरू की, जिसकी खातिर अंजाम इतना भयानक हुआ। और दोस्तों, इसकी कहानी सुनाने का मतलब हमें किसी को हताश करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, सावधान करना है, होशियार करना है, ताकि आप सुरक्षित रह सकें, सावधान रह सकें और महफूज